Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan. Once again I have come along with one of the important concepts of physics. In this particular video, we are going to discuss about the electric field. This topic is very much important in understanding the forthcoming concepts such as electrostatic potential energy and electrostatic capacitance. Those three concepts are entirely based on the best understanding of this electric field. So I would like to urge each and every student, please try to go through this topic meticulously so that there should not be any chance of making any kind of error in understanding all the concepts throughout. Okay, so let's understand what is the meaning of electric field. अगर मैं इसके नाम को देखूं तो इसके नाम में दो टर्म है, एक तो इलेक्ट्रिक है और दूसरा फील्ड है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक और फील्ड है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड होगा और दूसरा फील्ड मतलब ओपन स्पेस। ओपन स्पेस मतलब अगर मैंने बोला ओपन स्पेस में एक चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज के कारण से कुछ हैपनिंग्स हो रहा है और कुछ फेनोमेना हो रहा है, उस फेनोमेना को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। उस फेनोमेना का क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे कि अगर कोई ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस में ग्रास है तो आप क्या बोलते हो? ग्रास फील्ड। अगर ओपन स्पेस में कुछ भी नहीं है तो आप बोलते हो प्लेन फील्ड। अगर ओपन स्पेस में पैडी की खेती हो रही है, धान की खेती हो रही है, तो आप बोलते हो पैडी फील्ड, है ना। इट डिपेंड्स दैट कि उस ओपन स्पेस में क्या एग्जिस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया। उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन कर रहे हैं। मतलब एक ओपन स्पेस में इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फेनोमेना होता है, उस फेनोमेना को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया। तो हम यहाँ पर कैसे रखते हैं? मान लिया जाए एक ओपन स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा। वेरी गुड। इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इमेजिनरी लाइंस डेवलप होते हैं। इसको आंखों से नहीं देखा गया, है ना, इसको प्रैक्टिकली रियलाइज किया गया, और थ्योरेटिकली ड्रॉ किया गया, है ना। थ्योरेटिकली ऐसा बता दिया गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड एक इमेजिनरी लाइंस डेवलप होंगे। क्लियर है? और वो इमेजिनरी लाइंस क्या करेंगे? एक स्ट्रेस डेवलप करेगा। वो इमेजिनरी लाइन स्ट्रेस डेवलप करेगा और उसी स्ट्रेस को हमने नाम रखा इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी स्ट्रेस को क्या नाम रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रेस developed in the open space due to the stationary charge. Due to the stationary charge. Have you got my point? तो सिंपली यहां पर क्या बोला गया कि अगर ओपन स्पेस में एक स्टेशनरी चार्ज को रखा जाता है तो वो स्टेशनरी चार्ज के चारों तरफ इमेजिनरी लाइंस डेवलप होता है और वो इमेजिनरी लाइंस स्ट्रेस डेवलप करता है, इसलिए उस स्ट्रेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हैव यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन ये पॉइंट है कि जब यहां पर चार्ज रखा गया तो ये लाइंस को इस तरीके से क्यों डिनोट किया गया? मतलब ये आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड ही क्यों शो किया गया? व्हाट आर द रीजंस कि ये रेडियली आउटवर्ड शो किया गया, है ना। कुछ तो रीजन होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि ये एक्चुअली जो लाइंस है ये इमेजिनरी लाइंस है जो आंखों को दिखता नहीं है, फिर भी हमने ड्रॉ किया ऐसे, है ना, थ्योरेटिकली। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि जब एक फैन, टेबल फैन जब चल रहा होता है तो टेबल फैन से हवा ब्लो कर रहा होगा, है ना। जब हवा इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है तो क्या हमें दिखता है? हवा जब ब्लो करता है हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, ये हम कैसे रियलाइज करेंगे, है ना। हमने क्या किया, उस हवे में जब हवा ब्लो कर रहा था उसमें हमने कागज का टुकड़ा रखा। जैसे कागज का टुकड़ा रखा तो कागज का टुकड़ा इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। कागज के टुकड़े पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और कागज का टुकड़ा इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो उस फोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने बोल दिया कि एयर इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है ना। अगर मैंने बोला कागज का टुकड़ा यहां रखा और कागज का टुकड़ा इधर जा रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसका मतलब कि इस कागज के टुकड़े पे जो एयर का ब्लो है वो इस डायरेक्शन में है।
मतलब एयर के ब्लो का डायरेक्शन हमने कैसे डिफाइन किया? एयर के ब्लो का डायरेक्शन हमने उस कागज के टुकड़े पे लगे फोर्स के डायरेक्शन से डिफाइन किया। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, वही चीज अभी जो मैंने यहाँ पर बोला है उसी चीज को मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि अगर मैंने बोला कि अगर यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा रखा और कागज का टुकड़ा इधर जा रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब है हमने क्या हुआ कि एयर के ब्लो का डायरेक्शन ये शो कर दिया। क्लियर? लेकिन अगर मैंने बोला कागज का टुकड़ा यहां रखा हुआ है और कागज के टुकड़े पे फोर्स इधर लग रहा है, मतलब कागज का टुकड़ा इधर जा रहा है, तो इस पे जो एयर ब्लो का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब एयर ब्लो जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका डायरेक्शन हमने कैसे डिफाइन किया? उसका डायरेक्शन कागज पे लगे फोर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया। क्लियर? इसी तरीके से यहां पर इस चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इमेजिनरी लाइंस है, उसका डायरेक्शन ये है, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डिफाइन करेंगे, है ना? चार्ज पे लगे फोर्स से डिफाइन करेंगे। लेट्स डू इट, है ना? उसको हम लोग कैसे समझते हैं, अभी पिक्चर से हम लोग, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग समझ ले। तो हम लोगों ने क्या बोला कि मान लिया जाए यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना? एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे हमने लिया जो है Q, है ना? एक पॉजिटिव चार्ज जो Q लिया, है ना? और यहां पे जब इसके नजदीक एक Q चार्ज लाया, है ना? एक Q चार्ज इसके नजदीक लाया और इसको लाने के बाद इसको छोड़ दिया। जैसे फैन में जब एयर ब्लो हो रहा था उसमें हमने एक कागज के टुकड़े को लाया और छोड़ दिया, उस पर उस डायरेक्शन में फोर्स लगा। हम लोग ये जानते हैं ये चार्ज है, इस चार्ज को हमने फिक्स रखा। क्लियर? और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाया। ठीक है? जब इसको, इस चार्ज को छोड़ दिया तो इस चार्ज पे देखा कि ये चार्ज इधर मूव कर रही है। वेरी गुड। जब ये चार्ज इधर मूव कर रही है, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे, मतलब इमेजिनरी लाइन होंगे। ठीक है? उसी चार्ज को जब यहां पर रख के देखा गया, उसी चार्ज को जब यहां पे रख के देखा गया तो उस पे फोर्स का डायरेक्शन ये देखा, है ना? जब ये फोर्स का डायरेक्शन देखा तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, ये इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर दिया, है ना? यहां पे रखा तो उसको देखा गया कि वो इधर है, इसके फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो यहां पे इसने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। इस Q को मैं थोड़ा हटा दे रहा हूं, ये एक्चुअली में Q है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना? तो यहाँ पे इस चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाया गया तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे जो लाइंस का रिप्रेजेंटेशन था वो ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, है ना? इसका मतलब है कि यहाँ पे इस चार्ज पे जो इमेजिनरी लाइन है वो किसके बेस पे ड्रॉ किया गया? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन के बेस पे, है ना? तो ये बोला गया जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना? तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। इसको हम लोगों ने नाम रखा है इमेजिनरी लाइंस, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमने रियलाइज कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स डेवलप ओवर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अगर मैंने बोला कि कोई एक नेगेटिव चार्ज है, मान लिया जाए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है ना? एक नेगेटिव Q चार्ज है ना? और नेगेटिव Q चार्ज के सामने हमने क्या किया? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया। वेरी गुड। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया तो हमें मालूम है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब ये जो चार्ज है इधर खींचा हुआ चलाएगा। जब इधर ये चार्ज पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक, जो इमेजिनरी लाइन का डायरेक्शन ये है। क्लियर? यहां पे जब चार्ज को रखा तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी लाइन का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब अगर चार्ज को यहां रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां रखा, तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब है इमेजिनरी लाइन का डायरेक्शन ये है। अगर चार्ज को यहां रखा तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, मतलब इमेजिनरी लाइन का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब है अगर हमने नेगेटिव चार्ज लिया, अगर हमने नेगेटिव चार्ज लिया तो नेगेटिव चार्ज लिया तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस के बारे में हम लोग जो बोल रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्ज लिया तो नेगेटिव चार्ज में जो इमेजिनरी लाइंस है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है।
क्या है, जब हमने नेगेटिव चार्ज लिया तो जो इमेजिनरी लाइंस है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है। जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो वहां पर जो इमेजिनरी लाइंस का डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द नेगेटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? रेडियली आउटवर्ड एंड रेडियली इनवर्ड। सो दीज टू कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू रिमेंबर। मैंने किसके बेस पे ये डिफाइन किया, ये लाइन का डायरेक्शन किसके बेस पे डिफाइन किया, फोर्स के डायरेक्शन के बेस पे, है ना। और फोर्स कहां लगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। इस तरीके से हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये हमने क्वालिटेटिवली डिस्कस किया, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिवली डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिवली मतलब मैथमेटिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो ये बोला गया कि मान लिया जाए, तो इससे हम लोग जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि हम लोगों ने बोला जब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस रेडियली आउटवर्ड, है ना। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इमेजिनरी लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड, ये हमने देखा। क्लियर? अब मैं यहां पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो यहां पर मान लेते हैं सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सपोज कि हमारे पास एक चार्ज कैपिटल क्यू है जिसका पोजीशन 1 है। क्लियर? और हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने बोला यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा। जैसे ही मैंने यहां पर रखा 2 पॉइंट पे और इसको छोड़ दिया तो ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सभी को मालूम है ना। अगर ये इधर जाएगा तो इस पे हम फोर्स क्या लिखेंगे, हमें मालूम है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस पे जो फोर्स है हमने इस तरीके से लिखा। लेकिन फोर्स जब हम लोग लिखते हैं तो जिस पे लगता है वो पहले लिखते हैं और जिसकी वजह से लगता है वो बाद में लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं या डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो हम कहां से कहां जा रहे हैं वो लिखते हैं। मतलब 1 से 2 पे जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहां पर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा, r12 वेक्टर। क्लियर? r12 वेक्टर। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है जो ये लाइंस है, लाइंस को किसके बेस पे डिफाइन किया गया, फोर्स के बेस पे डिफाइन किया, है ना। और उस लाइंस की वजह से ही स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और स्ट्रेस को ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया। क्लियर? तो हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसका इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, उसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे k इंटू क्यू, क्यू ये और ये क्यू मतलब 1 और 2 पे रखा हुआ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, मतलब ये r12 है, r12 का स्क्वायर और यहां पे यूनिट वेक्टर। अगर हम लोगों ने पूरा फोर्स लिखा, हमने पूरा फोर्स लिखा, हमने फोर्स लिखा, फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी लिखा, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर लिखा, तो वेक्टर को हम लोग इस तरीके से यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो फोर्स लिखा। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या जो इमेजिनरी लाइंस है, क्या ये यूनिट टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है? नहीं, ये चार्ज रहे या ना रहे, ये लाइंस तो होंगे। और ये लाइंस किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, ना कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से। क्लियर है? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज रहे या ना रहे, ये लाइंस तो रहेगा, है ना। तो ये चार्ज इस इक्वेशन में क्या है, ये चार्ज है। तो हम अगर मैं बोलूं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो इस चार्ज को रिमूव कर दो, तो इस चार्ज को रिमूव कर देंगे तो हमने क्या लिखा, F21 को अगर Q से डिवाइड कर दोगे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपने रिमूव कर दिया। अगर इसको रिमूव कर दोगे F21 डिवाइडेड बाई Q रिमूव कर दोगे
तब आपको क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय क्यू अगर रिमूव कर दिए तो आपको ये मिलेगा R12 वेक्टर मोड स्क्वायर R12 कैप। ये जो मिलेगा क्योंकि आपने चार्ज को रिमूव कर दिया, डिवाइडेड बाय क्यू किया, इसका मतलब क्यू अभी प्रेजेंट नहीं है। क्यू रहे या ना रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो रहेगा, है ना। ये इमेजिनरी लाइंस रहेगा क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस इस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए मैंने इस क्यू को इस इक्वेशन से बाहर कर दिया। इस इक्वेशन से बाहर करने के लिए हमने क्या किया, इस क्यू से डिवाइड कर दिया, किसको, फोर्स को, है ना। अब डिवाइड कर दिया, इसी को हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 2 पे है 1 की वजह से, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। मतलब इस पॉइंट पे 2 पॉइंट पे हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर ड्यू टू दिस चार्ज। मतलब इस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, KQ डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर R12 कैप। क्लियर। तो अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट यहां पे है, ये Q है, और मैंने बोला कि आपको इस P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कि किस पे निकालना है, इस P पे ना लिखकर मैंने यहां पर बोला कि इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये 1 है इस पॉइंट। ये मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, नहीं। तो हम लोग इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, E इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू 1 इज इक्वल टू व्हाट, K इनटू Q टेस्ट सोर्स चार्ज, है ना, ये सोर्स चार्ज। सो KQ डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखेंगे, R10 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर R10 कैप, है ना। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पे, ना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। जब हम फोर्स निकालते हैं तो हमें 2 चार्ज की जरूरत पड़ती है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमें सिर्फ सोर्स चार्ज की जरूरत पड़ती है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है। अब इससे हम लोग क्या है, आगे का जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या लिखा, सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू यहां पे फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। अब हम लोगों ने मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। मैथमेटिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 कैन बी डिफाइंड एज द force experienced by the charge, by the unit test charge due to the source charge. Have you got my point? Simple क्या बोला गया, electric field can be defined as the electrostatic force experienced by the unit test charge due to the presence of source charge. Have you got my point? सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है। तो मैं इसको लिख भी सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by the unit positive charge at that point, है ना। मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली डिफाइन किया फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, KQ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, है ना। इसको मैं रब कर देता हूं। ये हमें फार्मूला याद रखना है। तो हम फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लोग अगर फोर्स लिखना हो तो फोर्स को क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैंने बोला कि एक Q चार्ज यहां पे है
और इस पॉइंट पे आपको, इस पॉइंट P पे, उस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, और मैं कोई चार्ज यहाँ पे, मान लो कोई चार्ज मैंने Q1 लाया, तो मैंने पूछा आपसे कि इस पे बताओ फोर्स कितना होगा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो आप क्या लिखोगे, फोर्स एट पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज, चार्ज एट पॉइंट P, चार्ज एट पॉइंट P कौन सा है, Q1, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, EP। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब अगर आपको फोर्स निकालना है किसी भी पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और उस पॉइंट पे कितना चार्ज रखा हुआ है, तो हम फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, है ना। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर? अब इस फिगर से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो हमने इसकी यूनिट जो लिखी वो क्या लिखी, न्यूटन पर कूलम, है ना। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जो हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस डिस्कस करते समय, है ना। तो उसकी यूनिट अभी ही मैं लिख दे रहा हूं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, या तो इसकी यूनिट लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। क्लियर? इसके अलावा इसके डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डायमेंशन यहां पर फिर से हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। जब भी आपको यूनिट निकालना हो या डायमेंशन निकालना हो तो उसका बेसिक फार्मूला पे जाइए, है ना। तो बेसिक फार्मूला हमारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन, अगर फोर्स का डायमेंशन बोला जाए तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, है ना, ये सभी को मालूम है। अच्छा, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो चार्ज को अगर नहीं जानते तो चार्ज को हम लोग यहां पर समझ लेते हैं, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। तो चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर मैं करंट की बात बोलूं, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, यही तो लिखते हैं, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज को क्या लिखते हैं, करंट इनटू टाइम, है ना। तो अगर चार्ज का डायमेंशन लिखना पड़े तो करंट का डायमेंशन क्या होता है, करंट का डायमेंशन A होता है, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T होता है। मतलब चार्ज का अगर डायमेंशन आपसे पूछा जाए तो चार्ज का डायमेंशन A इंटू टी, ए मतलब एम्पियर और T मतलब टाइम, है ना। तो यहाँ पर चार्ज का डायमेंशन मतलब यहाँ पर ये जो चार्ज है उसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, A इंटू टी। क्लियर है? अब T ऊपर जाएगा तो T माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर T माइनस 2 ऑलरेडी है तो T माइनस 3 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, MLT माइनस 3। ये A ऊपर जाएगा तो A माइनस 1 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, MLT माइनस 3 A माइनस 1। क्लियर है? मैंने पहला क्लास जब शुरू किया था तो मैंने बोला था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप एनकाउंटर करो, सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में 3 चीज जानना जरूरी है ना। पहला तो उसका यूनिट क्या होता है, दूसरा उसका डायमेंशन क्या होता है, और तीसरा कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग इस इक्वेशन से ही पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। अगर मैं बोलूं फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, तो आप बोलेंगे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर, यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अगर इनमें से कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हैव यू गॉट माय पॉइंट? So with this, we have understood what is the meaning of electric field, what are the dimensions, what is the unit of electric field, we have already understood it. अच्छा, जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये जो हमने इक्वेशन निकाला इससे पहले, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसके लिए निकाला है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए निकाला। हमने क्या किया, एक चार्ज हमने यहाँ पर Q लिया और
मैंने बोला ये आर डायरेक्शन, ये आर है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आर है। मैंने बोला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है के इंटू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है क्यू, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर स्क्वायर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने लिखा क्या, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा Q, इस पॉइंट पे हमें निकालना है। मैंने बोला ये x डिस्टेंस है ना, ये x और ये y। अगर x डिस्टेंस है, मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। अभी मैंने बताया कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होता है तो टुवर्ड्स द। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये Q चार्ज लिया तो मैं पूछूं कि P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप दिखा सकते हो। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x के डायरेक्शन में जा रहा है तो आप लिखोगे क्या, x कैप। तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अगर वेक्टर के फॉर्म में बोलूं, यहां पर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला था, अगर वेक्टर के फॉर्म में बोलूं यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट x है ना, तो हमने क्या लिखा यहां पर k इंटू सोर्स चार्ज q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना x है, तो हमने लिखा x स्क्वायर। किसके डायरेक्शन में, ये x के डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए हमने x कैप लिखा। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने बोला कि यहां पर q चार्ज है, वेरी गुड, यहां पे q चार्ज है, फिर से हमने क्या किया, ये x है ना, और ये y है। मैंने आपसे पूछा बताओ इस पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मैंने यहां पर बोला, मान लिया कि ये डिस्टेंस हमने फिर से x माना है ना, और ये किस डायरेक्शन में है, ध्यान से देखिए, ये अगर पॉजिटिव x है तो ये इधर जाने वाला क्या होगा, नेगेटिव x होगा। तो मैंने बोला ये s पॉइंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो ये x माइनस x डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट s कैन बी डिफाइंड एज kq डिवाइडेड बाय ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना x स्क्वायर, लेकिन ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस x कैप, तो हमने यहाँ पर लिखा माइनस x कैप। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया। क्लियर? अगर मैंने ये इक्वेशन लिखा है तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है ना। ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन के बीच में, है ना। सो हम लोग क्या है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेपरेशन। ध्यान से देखते हैं, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेपरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, है ना। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने क्या बोला, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर? मैं यहां पर अभी आपको बता रहा हूं, मान लो कि ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने बोला यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा गया है क्यू, कहाँ पे, ओरिजिन पे रखा गया है। ये वाई है, ये एक्स है, और ये क्या है, माइनस एक्स है, और ये क्या है, माइनस वाई है। क्लियर? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको माइनस वाई ना मानकर ऐसे ही छोड़ देते, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x डिस्टेंस पे, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक, मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे, ये मैंने x डिस्टेंस मान लिया, कितना मान लिया, ये x डिस्टेंस मान लिया। मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैप। क्लियर? यही तो लिखोगे। लेकिन मैं जब यहाँ पे आपसे पूछूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप क्या लिखोगे, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, माइनस एक्स कैप। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये माइनस एक्स कैप यहाँ पे इस पॉइंट पे निकाला। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ध्यान से देखिएगा, तो ग्राफ क्या होगा, अगर मैं सेपरेशन बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेपरेशन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। मान लो कि सेपरेशन जीरो है, अगर आर जीरो है
आर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा आर का सेपरेशन है। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x जीरो है। अगर x जीरो होगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर r जीरो या x जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट। जब x जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही x जी इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इंफिनिटी हो जाएगा, x इंफिनिटी मतलब r इंफिनिटी, अगर r इंफिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर x बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब r। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस फैक्टर से रिड्यूस कर रही है, तो 1/r² फैक्टर से रिड्यूस कर रही है। क्लियर, वेरी गुड। लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। लेकिन अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है क्योंकि ये माइनस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब नेगेटिव है, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो नीचे क्या होगा, नीचे तो माइनस होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फिर से इसका मतलब है ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बोलूं कि अगर अब हम माइनस डायरेक्शन में जाते हैं तो अगर x जीरो है, x जीरो मतलब ये पार्ट इंफिनिटी, मतलब ये माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में, हम लोग इससे यहां से यहां जब जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जब जा रहे हैं इधर, तो इधर जैसे जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे तो जीरो था, यहां से इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव में x बढ़ रहा है। तो x बढ़ने से ये x जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब ये r बढ़ेगा, और r बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। और जब ये x इंफिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, मतलब x जब इंफिनिटी हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, जब x इंफिनिटी होगा मतलब r इंफिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो E और R का जो ग्राफ है वो ऐसे होगा और ऐसे होगा। जब पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, जब पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रखा हो तो फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ध्यान से देखते हैं। जब नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, मान लिया जाए यहां पे एक नेगेटिव चार्ज -q रखा हुआ है, वेरी गुड। तो मैं इस पॉइंट पे आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये डिस्टेंस आपने x मान लिया और ये प्लस x डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k -q डिवाइडेड बाय x², है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ x कैप। तो अगर ध्यान से देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव, क्योंकि माइनस है। अगर मैंने इस डायरेक्शन में पूछा, इस पॉइंट पे, यहां पर भी सेपरेशन मैंने मान लिया x है। अगर मैंने यहां पर पूछा कि अभी यहां पे बताओ, तो यहां पे आप क्या बताओगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बोलोगे, k -q डिवाइडेड बाय x²। और किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, -x कैप। क्लियर है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका मतलब है kq डिवाइडेड बाय x², x कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। जब मैं बोल रहा हूं कि -x डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, और जब +x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें मालूम है कि जब सेपरेशन जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन्फिनिटी, वेरी गुड। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव x के लिए ले रहा हूं, तो अगर सेपरेशन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी। लेकिन यहां पर पॉजिटिव x में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी। क्लियर है। जब x हम बढ़ाते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जब x को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। जब x इंफिनिटी हो जाएगा तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो ये ग्राफ हो गया किसके लिए, जब माइनस क्यू चार्ज रखा गया। वेरी गुड। लेकिन जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। जब x जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर? जब x को आप नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं तो x को अगर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, कम होगा, कम होगा। अरे x को अगर नेगेटिव डायरेक्शन इन्फिनिटी कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या है, जब आपने चार्ज को माइनस क्यू चार्ज को यहां पर प्लेस किया है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो जब हमने प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया था तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन। जब माइनस क्यू चार्ज को प्लेस किया तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन, है ना। प्लस क्यू चार्ज के लिए फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट और माइनस क्यू चार्ज के लिए सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज द ग्राफ इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि अगर मैं यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लागू करूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा यहां पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब एक चार्ज की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट दूसरे चार्ज के आने से या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई करेंगे। कैसे कि मान लिया जाए हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये n नंबर ऑफ चार्जेस है। क्लियर है ना। यहाँ पर मैं ये जो चार्जेस है इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, nth चार्जेस को। इसको फर्स्ट चार्ज बोला, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको nth चार्ज बोला। क्लियर? ठीक है। nth, ये nth चार्ज नहीं बोला, इसको मैंने Q1 बोल दिया, इसको Q1 बोल देते हैं, इसको Q2 और इसको Q3, इसको Q4, है ना। इसको n नहीं Q4 मैंने बोल दिया यहाँ पे। ठीक है। ये पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये पोजीशन n है। क्लियर है। तो n पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए n पोजीशन पे चार्ज की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले Q1 को मिला दें, ज्वाइन कर दें और इस लाइन के डायरेक्शन में ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब ये Q2 चार्ज है तो इसके डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये Q3 चार्ज है, इसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये Q4 चार्ज है, इसके डायरेक्शन में। तो इस चार्ज की वजह से जो है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट n ड्यू टू 1। ये वाला जो है ये 2 की वजह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट n ड्यू टू 2। ये 3 की वजह से है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट n ड्यू टू 3। ये 4 की वजह से है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट n ड्यू टू 4। इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस होंगे, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, En1 प्लस En2 प्लस En3 प्लस सो ऑन, है ना। इस तरीके से हमने कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि ये En1 को आप क्या लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, N1 मतलब 1 की वजह से, मतलब इस पे कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, तो हमने लिखा Q1 KQ1 डिवाइडेड बाय, ये डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, 1 से n की ओर जा रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे R1n वेक्टर। तो हम लोगों ने यहां पर लिखा R1 वेक्टर मोड स्क्वायर R1 कैप प्लस 2 की वजह से क्या लिखेंगे, यहां पर 2 से n की ओर जा रहे हैं इसलिए हमने लिखा R2n। तो यहां पर क्या लिखेंगे, KQ2 डिवाइडेड बाय R2n, 2 से n की ओर जा रहे हैं तो 2n एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से हमने लिखा। यहां सब में क्या कॉमन है, k कॉमन है, k कॉमन हमने निकाल दिया।
उसके बाद यहाँ पर जब देख रहे हैं इसको समेशन में ब्रेक कर सकते हैं। समेशन में कैसे ब्रेक कर सकते हैं? क्यू आई डिवाइडेड बाई यहाँ पर आर आई एन स्क्वायर, यहाँ पर आर आई एन कैप। क्लियर? लेकिन ये nth है, n से पहले वाला पॉइंट क्या होगा? n-1। n से पहले वाला पॉइंट क्या होगा? n-1। तो n-1 चार्ज के लिए मतलब ये 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 अप टू व्हाट? n-1। इसलिए I के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू वेरिंग फ्रॉम 1 टू n-1। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने फोर्स निकाला था वैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाला विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उसका वेक्टर सम कर दीजिए, और फाइनली हमने समेशन के फॉर्म में लिखा। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय लेक्चर। द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, the definition of the electric field is completed. So in the next class we'll be discussing about the numericals of the electric field. Thank you very much.